हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर की जगह वीकली करंट अफेयर लाई जा रही है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये कि संडे के दिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारी संस्थाएं बंद रहती हैं, तो कोई नया डिसीजन, नया नियुक्ति या नया पद कुछ ऐसा होता नहीं है। दूसरा कारण ये है कि आपका वीकली करंट अफेयर में बार बार कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। कई कई बार बीच में अपसेंट्स लग जाते हैं, मतलब कि दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से इससे दो एक फायदे होंगे अगर हम लोग संडे को या फिर मंडे को हर एक सप्ताह में रिवीजन करेंगे। तो एक तो आपका सप्ताह भर का रिवीजन हो जाया करेगा, दूसरा हमें भी चिंता फ्री रहेंगे हम भी, और आपको आसानी से ये प्रोवाइड कर दिया करेंगे रेगुलर बेसिस पर। तो अब से या तो संडे को या फिर मंडे को, हो सकता है आगे चल करके ये संडे को ही परमानेंट हो जाए और हो सकता है ये मंडे को ही आगे कंटिन्यू हो जाए, लेकिन आपका सप्ताह में एक दिन का रिवीजन का रहेगा जिसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो बीच बीच का उठाया हुआ कहीं से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया हुआ सप्ताह भर का होगा, वो लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा, जिससे आपका एक, जैसे कहते हैं ना, रैंडम तरीके से रिवीजन हो जाएगा कि सप्ताह भर के कहाँ से कैसे रिवीजन कर लिए। और दूसरा ये फायदा होगा कि आप हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा डेली करंट अफेयर्स हट के वीकली रिवीजन करते चलोगे। चलिए, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। 8 से 15 तक के ये करंट अफेयर का रिवीजन वीडियो है और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें भी जो भी क्वेश्चन इसके छूटे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। 16 से 18 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहां पर होगी? तो इसकी मेजबानी कहां पर होगी, इसको मैंने आपको बताया था, ये अबू धाबी यूएई में किया गया 16 से 18 अप्रैल तक, यानी कि ये आज से शुरू होगा। तो यूएई में होगा, यूएई की राजधानी अबू धाबी में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ठीक है ना, अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में। ये मसदर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मसदर एक कंपनी है यूएई की। उसका लक्ष्य है 2030 तक ये 100 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा पोर्टफोलियो हासिल कर ले। 100 गीगावाट बोले तो या 1 लाख मेगावाट तक का, ठीक है, ये अपने पोर्टफोलियो में 2030 तक का टारगेट रखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी की। पिछले दिनों में मैंने कई बार रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करी हुई है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के किस क्षेत्र में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई? तो लद्दाख के अभी लेह क्षेत्र में दोस्तों धारा 144 लागू किया गया। कारण ये था कि वहां पर सोनम वांगचुक जी जो हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पश्मीना मार्च निकालने की घोषणा की थी कि वो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में पश्मीना मार्च निकालेंगे। तो इसको अलाउ नहीं किया है वहां पर गवर्नमेंट ने, और उन्होंने 144 धारा लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? भारत ने 1 लाख मेगावाट या कहें कि 100 गीगावाट, 100 गीगावाट तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने लक्ष्य रखा है 2047 तक, यानी इंडिया जो चाहता है वो चाहता है कि जब भारत विकसित भारत हो जाए तब तक 2047 तक भारत के पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है कैपेबिलिटी, वो 1 लाख मेगावाट या कहें 100 गीगावाट तक पहुंच जाए। यहां पर आप आर्टिकल देखोगे, इंडिया आइज 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाई 2047। ये भारत का एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, ठीक है ना। तो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा ये घोषणा की गई है। अगला, हाल ही में पीटर पेलेग्रीनी ने कहां के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो पीटर पेलेग्रीनी जो है ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं। स्लोवाकिया एक देश है दोस्तों, ये यूक्रेन के पड़ोस में ही स्थित एक देश है। उसके प्रेसिडेंट ये बन गए हैं, ठीक है ना, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा होती है, मुद्रा इसकी यूरो होती है। आगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसका विमोचन किया गया? अच्छा, एक चीज और आप करते चलिएगा, साथ साथ में आप अपना स्कोर भी काउंट करते चलिएगा, और स्कोर को काउंट करते करते एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका इस सप्ताह का कितना क्वेश्चन, जो ये पेपर आपका, जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है एक प्रकार से, इसमें आप कितना आंसर कर पा रहे हो, कितना आपको तैयार है, कितना आप सही सही टिक मार रहे हो। तो आप स्कोर काउंट करके एंड में जरूर कमेंट करके मुझे बताना। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक, इसको किसने लिखा हुआ है? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों किसने? सैम पित्रोदा ने। किसने? सैम पित्रोदा की ये पुस्तक है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सैम पित्रोदा एक बहुत ही जाने माने दोस्तों व्यक्ति हैं। ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। ये भारत में दूर संचार आयोग के संस्थापक जाने जाते हैं इसके रूप में, और पहले अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। सार्वजनिक सूचना और अवसंरचना नवाचार पर ये भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं, ठीक है। अगला,
हाल ही में जापानी ग्रां प्री 2024 किसने जीता? जापानी ग्रां प्री, ये फार्मूला वन रेस की बात हो रही है, F1 रेस की बात हो रही है। इसको किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? मैक्स वर्सटेपन ने। मैक्स वर्सटेपन ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। रेडबुल की तरफ से देखिए, ये रेडबुल की तरफ से ये खेलते हैं, ठीक है ना। रेडबुल इनका ये रहा, ये दिख नहीं रहा होगा, तो रेडबुल की तरफ से ये ड्राइविंग करते हैं और ये पिछले सीजन में भी चैंपियन बने थे, उसके पिछले सीजन में भी चैंपियन बने थे और इस बार भी अभी तक 4 रेस हुई है जिसमें से 3 रेस ये अकेले जीत चुके हैं। जैसे अभी तक सऊदी अरब ग्रां प्री, लास वेगास और जापानी ग्रां प्री ये जीत चुके हैं। इसके अलावा कार्लोस साइंज ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री जीता था। एक सीजन में 23-24 रेस होती हैं जिनमें से 4 अभी तक हुई हैं 2024 वाले सीजन में, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जीतता है वही चैंपियन माना जाता है। अगला, हाल ही में कहां के 114 वर्षीय जॉन टिसनवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति नामित किया गया? तो 114 वर्षीय जॉन टिसनबुर्ग ये दोस्तों हैं ब्रिटेन के और ये बन गए हैं नए ऐसे व्यक्ति जो सबसे बुजुर्ग होंगे, क्योंकि पिछले वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये टिसुनवुक को अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आकर के इनको सम्मानित किया, सबसे ज्यादा बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा जिसको भी सम्मानित कर दिया जाता है वो 1-2 साल में निपट जाता है। भाई निपटेगा ही क्योंकि इतना बुजुर्ग हो गया है वैसे ही। तो फिलहाल 26 अगस्त 1912 जो है ये एक ऐसा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसका टूटना तय है। मतलब कई कई रिकॉर्ड ऐसे बनते हैं जो कईयों साल तक रह जाते हैं रिकॉर्ड, लेकिन ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसका तय होता है कि 1-2 साल में ये रिकॉर्ड टूटेगा ही, एक जाएगा कोई दूसरा आएगा। 1912 को ये जन्म हुआ था इनका लिवरपूल इंग्लैंड में, जॉन टिसनवुड का। इनसे पहले भी वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज इनका निधन हुआ है, ये इनसे पहले थे और इनके जाने के बाद अब ये हो गए हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन है? सबसे ज्यादा डोपिंग के मामलों का उल्लंघन कौन करता है? तो वो करता है भारत। भारत ही सबसे ज्यादा डोपिंग के मामलों का उल्लंघन करता पाया गया है। ये वाडा की रिपोर्ट है। वाडा बोल तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वाडा जो है एक संस्था है जो ये चेक करती है कि खिलाड़ियों में कोई खिलाड़ी कोई ऐसा पदार्थ, तो कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा दवाई मेडिसिन नहीं यूज कर रहा है जिससे उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो रही है और वो परफॉर्मेंस उसके खेल में प्रभावित कर रही है। तो ऐसे चीजों के लिए टेस्टिंग होती है। ऐसे लिए भारत में भी एक संस्था है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वो देश भर का मामला देखता है और वाडा जो होता है ये वर्ल्ड भर का मामला देखता है। वाडा ने अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दुनिया भर में 2022 में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन इंडिया के खिलाड़ियों का, या कहें कि इंडिया के एथलीट में पाया गया, ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में 9 अप्रैल को उगादी महोत्सव मनाया गया? तो देखो 9 अप्रैल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहा। इस दौरान उगादी महोत्सव मनाया गया कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन में आपका सही रहेगा। उगादी के अलावा इसे और भी बहुत नामों से जाना जाता है। इसे पोइला बोईसाख, गुड़ी पड़वा, इसके अलावा मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नए नाम से, तेलुगु नववर्ष, ठीक है ना, चैत्र, तो इस हिंदू नववर्ष, इन सब के नाम से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। जैसे तेलंगाना में बात करें तो गुड़ी पड़वा को वहां पर तेलुगु नववर्ष या फिर उगादी महोत्सव के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तेलंगाना के अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक भी इसी नाम से मनाते हैं उगादी महोत्सव। पोइला बोईसाख के नाम से पश्चिम बंगाल मनाते हैं, गुड़ी पड़वा के नाम से महाराष्ट्र मनाते हैं, हिंदू नववर्ष के नाम से उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। एक्चुअली में इस दिन जो है ये जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हिंदू नववर्ष का ये पहला दिन होता है, चैत्र की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया? तो इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ये भारत ने अधिग्रहण किया है, एक्चुअल में खरीदा है रूस से। रूस से देखो हम लोगों ने S-400 मिसाइल भी खरीदा था, वो लॉन्ग मिसाइल के लिए था, लॉन्ग रेंज के लिए, 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों के लिए। यहाँ पर अभी इगला एस ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल खरीदा है हम लोगों ने, यानी कि मैन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा यह पोर्टेबल कर करके फायर किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम है ये, तो मतलब एयर को डिफेंस करने के लिए। जैसे मैंने अभी रिसेंट में कल वीडियोस दी ना आपको कि इजराइल के पास आयरन डोम वगैरह है, तो आयरन डोम कैसे काम करता है ये भी मैंने उसमें बता रखा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया कौन कितना ताकतवर है, उसमें मैंने आयरन डोम को एक्सप्लेन किया है। तो वो ठीक ऐसे ही एयर डिफेंस की तरह ही वो भी है, वो भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, बशर्ते वो ऑटोमेटेड है, मिसाइल वगैरह है। ये मैन पोर्टेबल वाला है, ऐसे ही S-400 वाला है अपना, ठीक है ना।
S-400 को हम लोगों ने लेकर के उसका नाम बदलकर सुदर्शन रख दिया है, ये भी ध्यान रखना। अगला, हाल ही में परावर्तन चिंतन नाम की पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो परावर्तन चिंतन नाम की पहली ट्राई सर्विसेज का कमांड अभी एक योजना समिट हुआ, ये हुआ नई दिल्ली में। भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा एक संयुक्त रूप से एक बैठक बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो इसके लिए एक त्रिसेवा कमांड सेंटर बनाए जाने की बातचीत चल रही है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था पिछले सप्ताह वाले में कि मुंबई में ऐसा एक कमांड सेंटर बनाया जा रहा है जो पहला त्रिसेवा का होगा। भारत के पास था लेकिन अंडमान निकोबार में था, भारत के अंदर कोई नहीं था, तो भारत के अंदर मुंबई में बन रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पर एक परिवर्तन नाम से एक समिट बिठाई गई थी, बैठक बुलाई गई थी 8 अप्रैल को, ठीक है ना। अनिल चौहान जी इसमें मौजूद थे, अध्यक्षता कर रहे थे, क्योंकि ये वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला, हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए? तो ये ब्रिटिश व्यक्ति हैं, अफ्रीका महाद्वीप की पूरी पूरी लंबाई तक दौड़ने का ये जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। रस कुक इनका नाम है। ये अफ्रीका महाद्वीप आप देखे हो ना, अफ्रीका महाद्वीप का स्ट्रक्चर आपको इसे पता होगा, ऐसे है कुछ, ठीक है ना, ऐसे है। तो ये यहाँ से शुरू किए हैं दक्षिण अफ्रीका से, और किनारे किनारे ऐसे होते होते जा रहे हैं, यहाँ तक अभी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद ये पूरा ऐसे चक्कर लगाएंगे। ये दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते चक्कर लगा रहे हैं, और चैरिटी भी करते जा रहे हैं, मतलब सॉरी फंड भी इकट्ठा करते जा रहे हैं। और इस वजह से ये जो है फंड के रूप में 5 लाख पाउंड भी अभी तक इकट्ठा कर चुके हैं। ये इससे पहले दक्षिण अफ्रीका शुरू किए एल अगुलहास के, जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, वहां के बाद नमीबिया, अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, बेनिन, टैगो, घाना, आइवरी कोस्ट, मतलब ये पूरा ऐसे किनारे किनारे होते हुए जा रहे हैं। तो नाम याद रखना, रस कुक, ठीक है, ब्रिटेन के हैं ये। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाते हैं हम लोग। और कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। आंसर भी आप लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिए। 10 अप्रैल को मनाते हैं सैमुअल हैनीमैन, जो होम्योपैथी के जनक कहे जाते हैं, इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक थे। इस बार की थीम है होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है ना, होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली इसकी थीम है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जल जीवन मिशन की सफलता पर लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश की गई देश भर के जिलों को लेकर के। इसमें देश भर के 299 जिले जो हैं इस रैंकिंग में इंक्लूड किए गए, यानी कि यहाँ पर सर्वे किया गया, और इसमें पाया गया कि जल जीवन मिशन की सफलता में टॉप पर है कौन? नीलगिरी। नीलगिरी दोस्तों ये तमिलनाडु का जिला है। कहाँ का जिला है? तमिलनाडु राज्य का जिला है, भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य का जिला है, और उस जिले को टॉप पर यहाँ पर रखा गया इस रैंकिंग में। सेकंड पर महोबा है, उत्तर प्रदेश का जिला है। थर्ड पर यहाँ कुड्डालोर है, ये भी तमिलनाडु का है। फोर्थ पर है मेरठ, और मेरठ चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश का। फिर पांचवा भी उत्तर प्रदेश का ललितपुर है। तो ये 5 टॉप 5 जिले हैं 299 जिलों में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुज कोस्ट को इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र चुना गया? तो गुज कोस्ट दोस्तों ये है गुजरात में, और गुजरात में स्थित गुज कोस्ट को इसरो ने अपना स्टार्ट प्रोग्राम के लिए एक नोडल केंद्र, एक समझ लो कि एक हेडक्वार्टर टाइप का यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये इसरो का स्टार्ट कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसके तहत जो नवयुवक हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उनको इसरो इनवाइट करता है कि आओ तुमको, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं ये कहानी अंतरिक्ष विज्ञान की, है ना। तो अंतरिक्ष विज्ञान की, स्पेस साइंस की एक कहानी सिखाते हैं इसरो वाले, जिससे स्पेस साइंस में इसरो को आगे चल करके मदद मिल सके, इसके प्रति लोगों में इंटरेस्ट, छात्रों में इंटरेस्ट पैदा किया जा सके, और आगे चलो इसरो को उसमें साइंटिस्ट मिल सके अच्छे अच्छे, ठीक है ना, इनोवेटिव माइंड के वाले। तो गुज कोस्ट में ये किया गया है, ठीक है, भावनगर, भुज, यहाँ सब जगह ये स्थित है। अगला देखते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखो जनवरी से मार्च तक की ई बुक अपनी आ गई है। जिन लोगों ने नहीं ऑर्डर किया है ये इस ई बुक को ले सकते हैं। ये ई बुक फॉर्मेट में है, किताब नहीं है। अभी मैं किताब के बारे में भी आगे जिक्र करूंगा आपसे। ये ई बुक है, पीडीएफ फाइल में होती है, और मात्र 59 में, मात्र 59 रुपए में आपका 3 महीने का, मतलब अगर आप 1 रुपए का भी हिसाब लगा करके देखोगे तो 3 महीने 1 रुपए के हिसाब से 90 दिन होते हैं, 90 रुपए होने चाहिए, लेकिन आपको मात्र 59 रुपए में मिल रहा है ये 3 महीने का कंटेंट। पूरा का पूरा 1050 प्लस क्वेश्चंस हैं,
चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी चैप्टर वाइज अलग अलग कैटेगराइज करके। तो आप डेली का डेली टारगेट बनाकर एक एक चैप्टर पढ़ सकते हो और अच्छे से अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हो 2024 का। ठीक है ना? कैसे लेना है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है या फिर एमजेटी ऐप का नंबर लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप ले सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने मॉन्टे कार्लो मास्टर्स जीत करके इतिहास रचा? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक टेनिस खिलाड़ी है सुमित नागल। सुमित नागल ने अभी मॉन्टे कार्लो मास्टर्स जीता है और ये जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इस प्रकार से इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक वहां पर क्वालिफाई तो करते थे भारतीय लोग, लेकिन अभी तक कोई जीता नहीं था। मॉन्टे कार्लो को अभी ये जीत लिए हैं। मोटोए अर्नाल्डी इटली को इन्होंने हरा दिया है। ठीक है, अगला, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न्स की जब बात आती है तो इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर होता है। ये डेट, ये नंबर, ये पोजीशन फिक्स कर लो। भारत तीसरे स्थान पर है, चाइना यहाँ पर सेकंड होता है और अमेरिका यहाँ पर फर्स्ट होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि होता है, क्यों ये नहीं बोल रहा हूँ कि है? कारण ये है कि इन तीनों में अंतर बहुत ज्यादा ज्यादा है। जैसे अमेरिका की बात करें तो ये 700 के करीब स्टार्टअप्स यहाँ पर है जो यूनिकॉर्न हो चुके हैं। पहले तो यूनिकॉर्न समझ लो। यूनिकॉर्न्स मतलब कि ऐसे इमेजिनरी के रूप में यूनिकॉर्न का अगर आप शाब्दिक अर्थ ढूंढोगे तो वो होता है एक सिंग वाला घोड़ा, लेकिन बिजनेस के सेंस में, कंपनियों के सेंस में इसे ये कहा जाता है यूनिकॉर्न्स मतलब ऐसा स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर हो गई हो। तो $1 बिलियन वाले ऐसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में रखा जाता है। भारत में ऐसे इस बार के लिए 67 यूनिकॉर्न्स बचे हैं। पिछली बार 68 थे, इस बार भारत में ड्रॉप देखने को मिला है। देखिए, इंडिया यूनिकॉर्न काउंट ड्रॉप्स इस बार इसलिए देखने को मिला है क्योंकि एक कम हो गया है, 68 से 67 हम लोग आ गए हैं, क्योंकि बायजूस जो है ये खत्म हो चुका है। तो बायजूस जो है इसके हटने की वजह से, क्योंकि ये भी यूनिकॉर्न था, तो एक अपनी संख्या में कमी आई है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है, चाइना 340 है, भारत 67 है। देखो, इनमें गैप इतना इतना है कि इनको एक दूसरे को पिछाड़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रैंकिंग में हमेशा ऐसे ही रहते हैं टॉप 3 वाले। ठीक है ना? आगे, हुरून ने ये रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार जीता? तो इसरो के अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन को एक और पुरस्कार मिल गया है। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही इसे एक पुरस्कार मिला था, अभी एक और अवार्ड मिल गया है। कौन सा? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। ये एक अमेरिकी साइंटिस्ट की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है और इसको स्पेस में अगर कोई स्पेस एजेंसी कोई अभूतपूर्व कार्य की होती है तो उसको सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च करके इसरो ने ऐसा काम किया था, क्योंकि दुनिया भर को चौंका दिया कि मात्र 615 करोड़ रुपए में, जितने में एक मूवी रिलीज होती है उसका कॉस्ट आता है, उतने में इसरो ने एक बाकायदे अपना मिशन लॉन्च किया चंद्रयान पर, वो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा और वहां से एक रोवर भी उतारा, रोवर भी वहां पर चलाया दौड़ाया। तो अपना प्रज्ञान रोवर चला था और विक्रम लैंडर उतरा था, लैंड किया था। ये भी ध्यान रखना, लैंडर और रोवर का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसरो को ये सम्मानित किया गया है। वैसे अगर आपको बताएं चंद्रयान 3 के बारे में, तो ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। LV-M3-M4 इसके रॉकेट का नाम है, कई बार आपको बता चुका हूं। फिर भी आपको अगर नहीं याद हो तो फिर भाई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको जो है फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है। बहुत बार इसको बता चुका हूं, इसको याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाएगा। अगर नहीं याद है फिर गड़बड़ है बात। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं दोस्तों हरेंद्र सिंह। कौन? हरेंद्र सिंह नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच। हरेंद्र सिंह ये भारतीय पुरुष टीम के भी रह चुके हैं कोच, ये काफी सीनियर कोच रह चुके हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। हालांकि इनके कोचिंग पर एक बार कंट्रोवर्सी भी उठी थी, लेकिन फिलहाल के लिए ये फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं महिला कोच महिला हॉकी टीम के, और ये 2028 वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक तक ये नियुक्त रहेंगे कोच। ठीक है ना, भारतीय महिला सीनियर महिला हॉकी टीम के लिए। ओके, चलिए, तो हालैंड के जेनेक सोपमैन की जगह ये लेंगे जो इससे पहले थे। अगला, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना? लक्षद्वीप अपना यूनियन टेरिटरी है एक, वहां पर अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है साथियों, HDFC बैंक। HDFC बैंक वैसे अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसके द्वारा अभी पहला अपना यहाँ ब्रांच खोला गया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का प्रमोशन जारी है। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप के द्वारा काफी इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं,
वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जा रहे हैं, होटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां वहां पर इंटरेस्ट दिखा रही हैं इन्वेस्टमेंट का, वहां पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ऐसे में वहां पर बैंक भी पहला प्राइवेट बैंक बनने जा रहा है, एचडीएफसी बैंक, जो वहां पर अपनी ब्रांच डालेगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। अभी 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का वो विलय हो गया था। ये भी बात ध्यान रखना, ये विलय हो गया था इन दोनों का 1 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का भी विलय हो चुका है। अगला देखते हैं। अच्छा, एक और बात, अपनी किताबें भी हैं। अगर देखो, आरपीएफ का नोटिफिकेशन शो हो गया है, टेक्नीशियन का तैयारी आपका जारी है, लोको पायलट की तैयारी जारी है। ऐसे में अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे द्वारा तैयार की गई 10 प्रैक्टिस सेट की ये बुक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, 5 सेट प्रीवियस ईयर के और 10 प्रैक्टिस सेट हैं। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है इसमें, बाकायदे तरीके से मैंने तैयार किया हुआ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें। इसको आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से जाकर के, ठीक है ना। ये बुक है फिजिकल फॉर्मेट में। इससे पहले हमने जो बात की थी वो ई बुक थी, पीडीएफ फॉर्मेट, लेकिन ये आप अपने घर पर मंगा सकते हो और प्रैक्टिस सेट बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर जो है ये भी बुक अवेलेबल है। इसको भी अगर ऑर्डर करना चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी बुक अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। इसको आप जो जरूरतमंद हो वही लोग ऑर्डर करें, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र वाली बुक, क्योंकि सबके लिए नहीं अवेलेबल हो पाएगी। चलिए अगला, हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है और चाइना के बाद भारत का स्थान आता है हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में। ये रिपोर्ट बताई है डब्ल्यूएचओ ने। देखिए, इंडिया हैज सेकेंड मोस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस आफ्टर चाइना। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक लीवर से संबंधित, यकृत से संबंधित एक बीमारी होती है। इसी को लेकर के यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की है डब्ल्यूएचओ ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। स्थापना इसकी 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल को, इसीलिए हम लोगों ने अभी विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया, इसी के मतलब स्थापना दिवस मनाते हैं। 1948 में स्थापित हुआ था। टेड्रोस एधनोम इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। अगर आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ क्वेश्चन इजी लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही है, आप अच्छे से तैयार किए हुए हो, ये सब क्वेश्चंस आपको याद हो गए हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं सभी तो, क्योंकि कोई भी अननोन पर्सन आकर के बैठ जाएगा, वो अगर सॉल्व करेगा तो फिर उसके लिए काफी टफ होंगे। अननोन पर्सन का मतलब ये नहीं कि अपने पापा को बिठा दो। अननोन पर्सन मतलब कोई जो और कहीं पढ़ता हो या फिर कोई अदर चीज जो करता हो, तैयारी करता हो, उसको लाके बिठाओगे, वो अगर जब बैठेगा सॉल्व करने, उसके लिए टफ दिखेंगे चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सब याद है, इसलिए आप यहाँ पर सारा आंसर कर ले जा रहे हो। फिलहाल यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात करते हैं, तो इसमें, और अगर आपका नहीं है सही हो रहा है तो इसका मतलब आपको अभी तैयारी की जरूरत है। इसका इसलिए हम लोग 12 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को दोस्तों यूरी गागरिन पहले व्यक्ति बने थे जो अंतरिक्ष में गए हुए थे, और पृथ्वी की परिक्रमा भी एक प्रकार से इन्होंने करी थी। और संयुक्त महासभा ने 2011 से ये दिवस मनाने की घोषित कर दिया, ठीक है। अगला, भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली, भारत में बना करके भारत बाहर निर्यात करने वाली विदेशी कंपनी बन गई है कौन? ये बन गई है सिट्रोएन। सिट्रोएन कंपनी दोस्तों ये फ्रांस की कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। इसने मेड इन इंडिया के तहत आकर के भारत में फैक्ट्री बनाई और भारत में इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए, और ऐसे 500 यूनिट कारों को इसने इंडोनेशिया में जाकर के बेचा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज बनी, और इसी को लेकर के भारत के द्वारा इनवाइट किया जा रहा है बाकी कंपनियों को भी, भैया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचना है भारत में, भारत के मार्केट में या भारत के मार्केट से विदेशों में, तो आप आओ, अपना प्लांट यहाँ पर स्टेब्लिश करो। इसी को लेकर के भी न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी भारत सरकार की। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। चलिए, इस पर मैं वैसे आपको वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने टेस्ला की बात की थी कि टेस्ला के सीईओ भी आने ही वाले हैं इसी चक्कर में। तो ये सिट्रोएन नाम की कंपनी जो है ये फ्रांस की, ये बात ध्यान रखना, और इंडोनेशिया में ये सेल की गई है। अगला, हाल ही में किस देश ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम तैनात किया?
सी डोम, आयरन डोम, इन सब पर तो मैंने पूरा कल आपको वीडियो दी और आपने वो वीडियोज बहुत सारे लोगों ने पसंद भी काफी ज्यादा की, ठीक है ना। एक दो वीडियो तो लाख में भी पहुंच चुकी है, तो मात्र एक ही दिन में। तो आप लोग जो है ये जाकर के उसमें देखिएगा तो उसमें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जो ट्रेंडिंग टॉपिक मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो दिन भर में चैनल पर जाकर के देखा करो कि कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। वैसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो और अच्छे से दिखेगा। फिलहाल सी डोम का डिफेंस सिस्टम का इसका परीक्षण किया है इसराइल ने। मैंने आपको बताया था जब भी इसराइल की बात आए तो या तो डोम याद रखना या तो आपको आयरन याद रखना है, ठीक है ना। एक तो आयरन डोम इनका एक खुद का डिफेंस हो गया, आयरन से एक आयरन उठा लो, आयरन बीम इनका याद कर लो, ठीक है, और डोम से फिर डोम उठा लो और सी डोम याद रख लो, ठीक है। तो ये सी डोम, आयरन डोम और आयरन बीम ये इनके इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है जो क्या करते हैं, एयर डिफेंस करते हैं। वैसे अभी एक और चर्चे में आया है एरो एरो डिफेंस सिस्टम इनका बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है, ये भी मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है उसमें। और इसी ने ईरान के बहुत सारे मिसाइल को, जो बैलिस्टिक मिसाइल थी उनको हवा में ही मार गिराया, तो ये बहुत ज्यादा चर्चे में आया है। आयरन बीम, आयरन डोम, आयरन और सी डोम ये सब इसके एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, इसराइल के, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, बाकी इसराइल और ईरान में अभी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, इस पर मैं आपको वीडियो देता ही हूँ, चैनल पर आप देख सकते हो। हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं दोस्तों, लिंडी कैमरून। लिंडी कैमरून आपको यहाँ दिख रही हैं। 70 साल हो गए भारत को आजाद हुए और 70 साल में पहली बार ब्रिटेन ने किसी महिला राजदूत को या कहें उच्चायुक्त को, क्योंकि कॉमनवेल्थ के नेशन के दोनों सदस्य हैं, तो उच्चायुक्त को भारत में नियुक्त किया है पहली बार, जबकि भारत ने 70 साल पहले ही नियुक्त कर दिया था ब्रिटेन में अपनी पहली महिला। 1954 में ही विजय लक्ष्मी पंडित जी को लंदन में नियुक्त किया था भारत ने, ठीक है ना, पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में। अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर विकसित किया है, तो अभी हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने, किसने, आईआईटी जोधपुर ने रोगों की ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर डेवलप किए हुए हैं। इनका ये मानना है कि इससे इससे रोगों की जांच जो है वो तेजी से हो पाएगी और फास्टली ट्रीटमेंट हो पाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्रोटीन साइटोकाइटिन्स का तेजी से पता लगा पाएगा ये नैनो सेंसर, और इससे बहुत लोगों की जान बचेगी और समय पर इलाज हो सकेगा। अगला, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया, तो अंगारा A5 रॉकेट ये कहाँ का है, ये है दोस्तों रूस का, ठीक है, फटाफट आंसर करते रहो। रूस का है अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट, इसका अभी सफलतम टेस्टिंग किया है रूस ने। 2 दिन इसको टाला टेस्टिंग और तीसरे दिन जाकर के ये टेस्टिंग हुआ, ठीक है ना, आफ्टर 2 अबॉर्टेड मिशन ये लॉन्च किया गया 11 अप्रैल को। ये रॉकेट अपना काफी भारी भरकम रॉकेट है और ये पेलोड भी ले जाएगा अंतरिक्ष में, 54.5 टन वजन का पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो मतलब स्पेस स्टेशन वगैरह वो लोग ऊपर बना ही रहे हैं, तो उसके लिए पेलोड ले जाना होगा तो यहाँ से ले जाएंगे। हाल ही में मेरी जानकारी के अनुसार पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों गोपी थोटाकुरा। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय तो कई हैं, ठीक है ना, लेकिन पर्यटक के रूप में घूमने टहलने फिरने के रूप, मौज मस्ती के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय गोपी थोटाकुरा बनने जा रहे हैं। ये किसके साथ जाएंगे, किस कंपनी के साथ, किस स्पेस मिशन में, तो ये ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा न्यू शेफर्ड मिशन में जाएंगे। ब्लू ओरिजिन कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस वाली स्पेस एजेंसी है, कंपनी है, उसके NS-25 मिशन के लिए इनको चालक दल का हिस्सा बनाया गया है और ये जाएंगे पर्यटक के रूप में, ठीक है जी। अभी कुछ दिन पहले ये माउंट किलिमंजारो के शिखर पर भी गए थे। अगला देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की, तो चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद चंद्रयान 4 मिशन की भी घोषणा कर दी गई है। चंद्रयान 4 हम लोग 2040 में लॉन्च करने वाले हैं और चंद्रयान 4 में हम लोग एक कदम आगे रहेंगे, हम लोग इस बार व्यक्ति को उतारेंगे, ठीक है ना, मनुष्य को, मानव को चांद पर उतारेंगे 2040 में जाकर के, ठीक है। तो ये इसकी घोषणा एस सोमनाथ ने की है जो कि इसरो के चीफ हैं। ये 2040 तक मिशन होगा। पिछला जो चंद्रयान 3 मिशन था उसमें हम लोगों ने बहुत सारी सफलताएं हासिल की, 2 अवार्ड भी पाए, जैसे एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला और जॉन एल जैक स्विगर जूनियर पुरस्कार मिला। सॉफ्ट लैंडिंग करके हम लोग चौथे देश बने थे और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले और
दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बने थे, ठीक है ना। अब तक 5 देश जा पाए हैं, भारत के बाद अभी जापान गया था, स्लिम मिशन किया था। लास्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने? ये एक जैन भिक्षु हैं, कमेंट करके इनका नाम आंसर में बताइए। ये पहली बार वहां पर गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार पाए हैं, ये पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। नाम है इनका आचार्य लोकेश मुनि। क्या नाम है? आचार्य लोकेश मुनि। ये आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, ये अवार्ड पाए हुए हैं। अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र, इनके 2 एनजीओ चलता है जिसके ये संस्थापक हैं, ठीक है। ये दोनों भी नाम याद रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करने के लिए। अगर देखो आरपीएफ बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, पढ़ाई तैयारी शुरू कर दीजिए। ये बैच ज्वाइन करना है तो मात्र 399 में अभी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए बैच, ठीक है। एमजेटी ऐप पर जाकर के आपको बैच मिल जाएगा। पेमेंट के लिए अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट करवाया जा रहा है। तो जो लोग भी अगर लेना चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे मैं लिख दिए रहा हूँ, ठीक है ना। इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है कि सर मुझे चाहिए कोर्स, ठीक है ना। 93 94 67। अच्छा, आप जाकर के डेमो देख लीजिएगा एमजेटी ऐप पर, तब कोर्स लेने की सोचिएगा। डेमो देखने से आपको भी आश्वासन हो जाएगा, पसंद आएगा हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट, हमारा जो मटेरियल देता हूँ, तब आप लीजिएगा कोर्स, ठीक है। तो आप डेमो भी देख लीजिए। चलिए, तो ये जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करना है, और आपको बाकी चीज़ें बताई जाएंगी। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप गूगल पे स्टोर पे भी ढूंढ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।